नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में। तो इस राजयोग में हम देखेंगे कि ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है ये बनता कैसे है, ये योग किन ग्रहों की युति से योग बनता है। दूसरा हम देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण राजयोग है, इसके लाभ क्या है। तीसरा हम बात करेंगे कि ये योग के नियम क्या है, मतलब ये योग बनने के बाद भी हमें क्या क्या पॉइंट उसमें देखना चाहिए जिससे कि हमें ये पता चले कि योग हम पे काम करेगा कि नहीं करेगा। चौथी चीज़, योग हमको कब लाभ देगा। योग बन तो गया परंतु हमें लाभ देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कब देगा लाभ, ये चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेगी। पांचवा चीज़ हम देखेंगे कि योग तो हमारे पास बन गया है परंतु वो हमें लाभ नहीं दे पा रहा है। तो लाभ क्यों नहीं दे पा रहा है, उसका रीज़न क्या है और उसे बलवान कैसे करें, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इसे कुंडली पे अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ ये अलग अलग भाव में ये योग कैसे काम करता है, योग काम करता है कि नहीं करता, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, योग निर्मित कैसे होता है। तो ये योग बनता है शुक्र और बुध की युति से। शुक्र और बुध एक साथ किसी भाव में बैठे हो तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं। ये योग जनरली युति से ही बनता है, दृष्टि संबंध से ये योग निर्मित नहीं होता, क्योंकि शुक्र और बुध लगभग आसपास ही रहते हैं, सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो ये दृष्टि संबंध से योग निर्मित नहीं होता है। और दूसरा, ये योग बन गया और योग लक्ष्मी नारायण योग के लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या है, योग बन गया, अगर उसको लाभ ही नहीं देगा तो योग का कोई मतलब नहीं होता। तो योग लाभ क्या देते हैं, तो शुक्र है धन का कारक, और बुध है बुद्धि का कारक, ज्ञान का कारक। तो शुक्र लक्ष्मी हो गया, बुध बुद्धि ज्ञान, नारायण की उपाधि दी गई। नारायण और लक्ष्मी हो गया धन, और नारायण हो गया ज्ञान। तो ज्ञान और लक्ष्मी जब मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होता है। व्यक्ति के पास धन भी होगा और धन के साथ साथ ज्ञान भी होगा। तो वो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से धन को ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा, ऐसे जगह लगाएगा कि उसका धन और मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास और धन आता चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं होती। तीसरा, योग के नियम क्या है। तो योग के कुछ नियम है, जैसे कि शुक्र और बुध दोनों युति बनाकर किसी लग्न कुंडली में किसी भाव में बैठे हैं, तो उसमें यह देखने वाली बात होती है कि उस लग्न कुंडली में ये बुध और शुक्र योग कारक है कि नहीं। हम देखेंगे पहला, ये शुक्र और बुध योग कारक होने चाहिए, पहला कंडीशन अप्लाई होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि ये या तो स्वग्रही हो या मित्रग्रही में हो। अगर स्वग्रही होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, या फिर मित्र ग्रही में हो गया तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मित्र ग्रही मतलब इनका शनि के घर में बैठे हो, शनि के घर में युति बन के बैठी हो, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छे रिजल्ट शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तीसरा कंडीशन क्या आता है, चौथा कंडीशन कि ये उच्च अवस्था में होने चाहिए। अगर शुक्र उच्च अवस्था में है या बुध उच्च अवस्था में, तो ऐसे में बहुत अच्छा आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे में एक और इसमें राजयोग आपको जुड़ जाता है। जैसे शुक्र अगर उच्च का होता है, शुक्र उच्च का 12 नंबर पे होता है, 12 नंबर मतलब मीन राशि पे, और उसमें बुध नीच का होता है। तो बुध नीच का होने से, शुक्र उच्च का होने से वहाँ नीच भग राजयोग का भी निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में आपको डबल बेनिफिट देखने को मिलती है। इसी प्रकार जहाँ बुध उच्च का होता है वहाँ शुक्र के नीच का हो जाता है, तो शुक्र का नीच बन राजयोग हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत अच्छा रिजल्ट, डबल रिजल्ट देखने को मिलता है। अगली चीज हमको देखने वाली होती है डिग्री। अगर शुक्र और बुध की युति बनी हुई है और उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो ये योग राजयोग काम नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर जैसे कि इन दोनों की युति बनी हुई है और यहाँ पर 0, 1, 2 डिग्री के शुक्र की डिग्री या बुध की डिग्री 29 या 30 की है, तो ऐसे में ये अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और उसको जो लक्ष्मी नारायण राजयोग का बेनिफिट हमने को मिलना है वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगली कंडीशन होती है कि अस्त अवस्था। अगर बुध या शुक्र दोनों में से कोई सूर्य से अस्त हो जाए या दोनों ही सूर्य से अस्त हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी लक्ष्मी नारायण राजयोग काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो राजयोग है बन गया, ये राजयोग लाभ कब देगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग बन तो गया परंतु वो किस समय लाभ देगा, किस समय उसका मैक्सिमम बेनिफिट अपने को देखने को मिलेगा। तो जब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है तो ये हमें बेनिफिट देता है दशा में, ये हमें महादशा में बेनिफिट देगा और अंतरदशा में। महादशा अंतरदशा मतलब कहने का मतलब है कि जैसे शुक्र की महादशा चल रही हो और बुध की अंतरदशा आ जाए तो हमें मैक्सिमम इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, या फिर बुध की महादशा आ जाए, शुक्र के अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे में ये जो राजयोग है मैक्सिमम रिजल्ट आपको कुंडली में देके रहेगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं कि ये राजयोग तो बन तो गया है पर ये राजयोग को बलवान कैसे करें। मतलब जैसे कि मान लो कि राजयोग बना हुआ इसमें कोई अस्त है या डिग्री वाइज बलाबल नहीं है या फिर और भी कोई कंडीशन आती है, तो इस राजयोग को बलवान कैसे करें उस टॉपिक में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो शुक्र बुध की युति है, जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, ये कुंडली में काम कैसे करता है। तो हमने 2 कुंडली ली है। पहली कुंडली ली है वृष लग्न की। जो वृष लग्न की कुंडली है ये आ गया हमारे दानव ग्रुप से, हो गया एंटीपार्टी ग्रुप की कुंडली ले ली हमने, अलग अलग एंटीपार्टी ग्रुप की ले ली। जैसे ये शुक्र हो गया, वृष लग्न हो गया, शुक्र इसके लॉर्ड बनते हैं और ये दानव ग्रुप से आते हैं, और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली ले ली, मंगल इसके लॉर्ड बनते हैं, और ये देव ग्रुप से आते हैं। तो अलग अलग ग्रुप की ले ली और अलग अलग ग्रुप में कैसे अप्लाई करते हैं हम इसको देखते हैं। जैसे वृष लग्न की कुंडली है, तो वृष लग्न की कुंडली में शुक्र क्योंकि लग्नेश हो जाता है तो शुक्र ऐसे ही योग कारक हो गया। और दूसरा बुध देखते हैं, बुध को मिला हुआ है यहाँ त्रिकोण भाव मिला हुआ है।
तो त्रिकोण भाव मिला हुआ है, दूसरा धन भाव मिला हुआ है, तो यहाँ पर बुध भी योग कारक ग्रह हो गया। तो यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों योग कारक हो गए, तो पहला कंडीशन इसमें अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये योग काम करेगा। अगर यहाँ पर अब देखते हैं कि पहले भाव में अगर शुक्र प्लस बुध की युति बन जाए, लग्न में ही, वृष लग्न में ही शुक्र और बुध की युति बन जाए, तो यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र लग्न में बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देगा। साथ ही साथ बुध योग कारक ग्रह है, तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण राजयोग काम करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर शुक्र और बुध की युति सेकंड भाव में बन जाए, तो सेकंड भाव में देख रहे हैं कि बुध स्वराशि का हो गया, शुक्र लग्नेश है, तो शुक्र भी योग कारक हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण राजयोग काम करेगा। अब देखते हैं तीसरे भाव में शुक्र और बुध की युति तीसरे भाव में बढ़ गई। तीसरे भाव में देखते हैं शुक्र और बुध, क्योंकि दोनों ही योग कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे, राजयोग का निर्माण करेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग यहाँ भी फलित होगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शुक्र और बुध केंद्र में आ गया, बहुत अच्छा भाव मिला हुआ है, केंद्र में दोनों युति है और योग कारक है, तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर शुक्र और बुध यहाँ पर बन गए, पांचवें भाव में शुक्र और बुध की युति हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि शुक्र यहाँ पे नीच राशि में चला गया और बुध यहाँ पे उच्च हो गया। तो क्योंकि शुक्र बुध यहाँ पर उच्च का हो गया, शुक्र नीच का हो गया, तो यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि शुक्र का क्या हो गया यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा, अब बुध वैसे ही यहाँ पे उच्च का हो गया, तो यहाँ पर नीच भंग वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है और बुध उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी काम करेगा और नीच भंग राजयोग भी, तो डबल राजयोग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि छठे भाव में शुक्र और बुध की युति बन गई। शुक्र और बुध की युति अगर छठे भाव में बन जाती है, तो छठे भाव में शुक्र देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा, स्वराशि का हो गया, ठीक है, और बुध यहाँ पर बैठा हुआ साथ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो शुक्र है ये लग्नेश हो गया और छठे भाव में चला गया, तो लग्नेश जब त्रिक भाव में छठे 8वें 12वें भाव में चला जाता है, बुरे घर में चला जाता है, तो लग्नेश कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ, तो एक प्रकार से देखा जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण तो कर रहा है, परंतु क्योंकि ये लग्नेश है, लग्नेश होकर बैठा हुआ है, तो लग्नेश यहाँ कमजोर हो गया, तो विपरीत राजयोग तब काम करता है, उसके लिए लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। और लग्नेश ही कमजोर हो गया, तो यहाँ पर ये राजयोग काम नहीं करेगा, ना कि विपरीत राजयोग काम करेगा, ना लक्ष्मी नारायण राजयोग काम करेगा, तो यहाँ पर ये राजयोग काम नहीं करेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि शुक्र और बुध बैठे हुए 7वें भाव में। जब शुक्र बुध 7वें भाव में बैठे हो, तो क्योंकि ये दोनों योग कारक ग्रह है और केंद्र में बैठे हुए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र और बुध यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ भी वही है, लग्नेश चला गया 8वें भाव में, लग्नेश कमजोर होने से यहाँ भी ये रिजल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल नहीं मिलेगा। शुक्र बुध यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र बुध यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, शुक्र बुध 9वें भाव में बैठे हुए, तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों योग कारक ग्रह हैं। शुक्र बुध यहाँ बैठे हुए, भाव अच्छा मिल गया इनको, केंद्र के भाव में बैठे हुए, यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों योग कारक ग्रह हैं। अगर शुक्र और बुध यहाँ बैठ गए, शुक्र बुध 11वें भाव में बैठ गया, तो 11वें भाव में आप देखेंगे कि 12 नंबर लिखा हुआ, 12 नंबर मीन राशि में क्या हो गया, शुक्र उच्च का हो गया, परंतु बुध उस राशि में नीच का हो जाता है। तो क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा हुआ साथ में, तो बुध का नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है, और बुध दोनों ही योग कारक ग्रह है, बुध का नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो जाता है और शुक्र उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर अपने को डबल बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार यहाँ डबल बेनिफिट देखने को मिला, यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग तो काम करेगा ही करेगा, साथ में नीच भंग राजयोग भी काम करेगा। उसी प्रकार शुक्र और बुध यहाँ बैठे हो, शुक्र और बुध कहाँ बैठे हो, 12वें भाव में, तो लग्नेश चला गया 12वें भाव में, यहाँ भी ये राजयोग काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्योंकि लग्नेश कमजोर हो गया, ना यहाँ पे विपरीत राजयोग काम करेगा, ना ही लक्ष्मी नारायण राजयोग काम करेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली लेते हैं। वृश्चिक लग्न में देखते हैं कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो शुक्र और बुध की युति लग्न में बैठती है। तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि वृश्चिक लग्न में हम देखते हैं कि शुक्र को कौन सा भाव मिला हुआ है, तो शुक्र मिला हुआ है 7वां भाव, मारक भाव मिला है, इसको मार्केस बोलते हैं, और 7 नंबर एक 12वां भाव मिला हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब एक भाव मिला हुआ तो, और कोई भी अच्छा घर इसको साथ में नहीं मिला हुआ, तो यहाँ पर ये योग कारक ग्रह की कंडीशन में नहीं आता है। योग कारक ग्रह कैसे देखा जाता है वो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शुक्र योग कारक वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक नहीं होता, ये लग्नेश का शत्रु होता है। दूसरा एक उसको त्रिक भाव भी मिला हुआ है। उसी प्रकार बुध को देखते हैं तो बुध को कौन सा घर मिला हुआ है, तो ये देखते हैं ये 8वां भाव मिला हुआ है बुध को, और दूसरा एक लाभ भाव मिला हुआ है, और ये लग्नेश का शत्रु, तो ये भी योग कारक ग्रह नहीं है, तो दोनों ही इसमें योग कारक ग्रह नहीं है। तो इस कंडीशन में जब ग्रह योग कारक नहीं हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये ग्रह जब लग्न में बैठे हो लग्नेश के ये शत्रु हो गए, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये योग कारक लक्ष्मी नारायण योग काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है मारक ग्रह है, योग कारक ग्रह नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पर जो अप्लाई होनी थी, सबसे पहली कंडीशन ये अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और ना ही स्वग्रह में है, ना मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ना ही उच्च के हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे ये राजयोग काम नहीं करेगा। उसी प्रकार शुक्र और बुध
जब दूसरे भाव में बैठे हुए तो यहाँ भी ये ना मित्र घर में बैठे ना उच्च के है, ना ही ये योग कारक है, तो यहाँ भी ये काम नहीं करेगा। इसी प्रकार तीसरे भाव में देख रहे हैं तो तीसरे भाव में मित्र की राशि में तो बैठे हुए हैं ये, ठीक है, शनि की राशि में बैठे हुए, मित्र की राशि में बैठे हुए, परंतु ये क्या है, योग कारक की कंडीशन को अप्लाई नहीं करे तो यहाँ भी ये राजयोग काम नहीं करेगा। इसी प्रकार शुक्र और बुध की युति यहाँ बन जाए तो यहाँ भी ये राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही योग कारक की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र और बुध की युति अगर बन जाए पाँचवें भाव में तो यहाँ पे बनने पे यहाँ भी ये राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही योग कारक ग्रह नहीं है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि 12 नंबर लिखा हो, 12 नंबर में क्या होता है, शुक्र उच्च का हो जाता है, ठीक है, और बुध क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। शुक्र उच्च का हो गया, बुध का नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे ये राजयोग काम करेगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र क्या हो गया, उच्च का हो गया। शुक्र उच्च का होने से क्या हो गया, शुक्र इस योग कारक ग्रह नहीं होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसी प्रकार बुध का नीच भंग हो जाता है तो यहाँ भी बुध भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये राजयोग काम करेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब इसी प्रकार शुक्र और बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध, ठीक है। यहाँ पर बैठने से क्या कैसे काम करेगा, जब ये क्योंकि छठा भाव है तो यहाँ पर शुक्र और बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र के देख रहे हैं यहाँ पर तुला राशि शुक्र की जो है वो यहाँ पर आ रही है 12वें भाव में, तो यहाँ पर बैठ के वो त्रिक भाव का लॉर्ड हो गया, त्रिक भाव में बैठा, तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में आने से ये राजयोग काम करेगा। साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पर क्या होगा कि ये जब ये हम विपरीत राजयोग की देखते हैं तो इसके लिए लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मंगल बलवान है तो ये विपरीत राजयोग यहाँ पर काम करेगा ही करेगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर शुक्र और बुध की युति बन जाए तो यहाँ पर राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों मारक ग्रह हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं शुक्र और बुध की युति बन जाती तो ये विपरीत राजयोग कंडीशन में आता है, बुध भी विपरीत राजयोग कंडीशन में आ गया, शुक्र भी विपरीत राजयोग कंडीशन में आता है, तो यहाँ पर ये राजयोग काम करेगा, यहाँ पे एक राजयोग काम करेगा, क्योंकि दोनों ही विपरीत राजयोग कंडीशन में आ गए। शुक्र और बुध यहाँ पे बैठे हो, राजयोग काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, मारक ग्रह है, योग कारक ग्रह नहीं, अकारक ग्रह है। इसी प्रकार शुक्र और बुध यहाँ पर बैठे हो तो क्योंकि दोनों ही योग कारक ग्रह नहीं है तो यहाँ भी ये राजयोग काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं शुक्र और बुध यहाँ पे बैठे हो, शुक्र और बुध यहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुध क्या हो गया, उच्च का हो गया, शुक्र क्या हो गया, नीच का हो गया, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति निर्मित हो रही है, तो यहाँ पे ये राजयोग काम करेगा। इसी प्रकार शुक्र और बुध की युति यहाँ पे बन जाए। 7 नंबर, शुक्र का स्वयं का घर स्वराशि में बैठा हुआ और त्रिक का लॉर्ड होकर अपने ही त्रिक भाव में बैठा हुआ, यहाँ विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाती है। उसी प्रकार बुध छठे का 8वें का लॉर्ड होकर कहाँ बैठा हुआ, 12वें भाव में, तो यहाँ दोनों ही विपरीत राजयोग कंडीशन में आ जाती है, यहाँ भी ये योग फलित होगा, यहाँ भी ये योग काम करेगा। तो हम देख रहे हैं कि वृष लग्नी कुंडली में जो 6, 8, 12 में जो राजयोग काम नहीं कर रहा था, परंतु वो राजयोग वृश्चिक लग्नी कुंडली में 6, 8, 12 में वो राजयोग काम कर रहा है, बाकी दूसरे भाव में राजयोग काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अब इसके बाद देखते हैं कि ये राजयोग बना हुआ है, ठीक है, राजयोग तो हमने कुंडली में देख लिया कैसे बन रहा है। अब ये राजयोग मान लो कि कंडीशन में आ जाती है कि डिग्री वाइज इसमें बलाबल नहीं है, मान लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री का या 29 या 30 डिग्री का है, शुक्र या बुध में से कोई भी डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, रत्न धारण करके उसको बलवान कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या करेंगे, रत्न धारण कर लेंगे, रत्न धारण करके उसको बलवान कर लेंगे। किस कंडीशन में, डिग्री वाइज बलाबल नहीं होगा, या फिर सूर्य से अस्त होगा, सूर्य से अस्त होगा, योग कारक ग्रह है, मान लो कि जैसे कि इस वृष लग्नी कुंडली में अगर योग कारक ग्रह है और सूर्य से अस्त हो गया तो हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं, रत्न धारण करके उसको पावर दे सकते हैं ताकि योग हमारे कुंडली में फलित हो। और दूसरी बात, अगर योग कारक नहीं है बुध, और जैसे वृश्चिक लग्नी कुंडली में योग कारक नहीं है तो उसमें हम उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हमको उनके मंत्रों का जाप करके उसको एक्टिवेट करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। तो रत्न तभी धारण कर सकते हैं जब वो योग कारक ग्रह हो, और दूसरा 6, 8, 12 में बैठा हो, या सूर्य से 6, 8, 12 में भी बैठा हो, सूर्य से अस्त हो तो भी उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो योग कारक नहीं होगा तो उसको मंत्रों का जाप करके दान करके उसको पॉजिटिव करना होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई हो, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको एग्जाम्पल से कुंडली के एक भाव में बैठा के उसको अच्छे से समझा सकूँ। तो मुझे ये लगता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ समझ आ गई हो। अगर नहीं भी आई होगी तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।